Assalamu alaikum dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic factories come up. This is the topic taken from the chapter The Age of Industrialization. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। फिर हमने देखा कि जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी इन इंडस्ट्रियल सिटीज़, स्पेशली बॉम्बे, कलकत्ता एंड अहमदाबाद। तो फिर हमने उसके अलावा डिस्कस किया कि किस तरह से हिंदुस्तान एक एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया मैनचेस्टर गुड्स का, स्पेशली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्रिटेन में, और किस तरह से जो इंपोर्ट्स थे हिंदुस्तान में, यानी जो बाहर से चीज़ें आती थी, वो किस तरह से 19th सेंचुरी में इंक्रीज़ होने लगी, और इस तरह से हिंदुस्तान का जो मार्केट था, इंटरनेशनल मार्केट, वो लॉस हो गया, अपना डोमेस्टिक मार्केट वो भी ख़त्म हो गया, और अब जो आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन थे अब वो जॉबलेस हो गए। दे लॉस देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। एज अ रिजल्ट दे बिगेन टू टर्न टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हम फैक्ट्रीज़ के बारे में जो हिंदुस्तान में सबसे पहले बनी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको नज़र आएगी क्लियर। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर उसके बाद मैं कुछ कंसेप्चुअल पार्ट बोलूँगा, वो आप याद रखेंगे। The first cotton mill in Bombay came up in 1854 and went into production 2 years later. It means 1856 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो यहाँ एक टर्म आपको यूज़ आ गई बॉम्बे। तो पहली जो मिल बनी थी वो बॉम्बे में बनी। फिर by 1862 four mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862. So हो गया दूसरा बंगाल यानी कलकत्ता। Third one, in North India, the Ellen mill was started in Kanpur in the 1860s, and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up. It means 1860s. तो तीसरा आ गया हमारे पास अहमदाबाद। By 1874, the first shipping and weaving mill of Madras began production. Who set up the industries? Where did the capital come from? Who came to work in the mills? तीन क्वेश्चंस है। Who set up the industries? किन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई? पैसा कहाँ से आया? कौन लोग इसमें काम कर रहे थे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब तीन जगहों का मैंने नाम बोला, बॉम्बे, बंगाल यानी कलकत्ता एंड अहमदाबाद। ये तीन इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहलाती है हिंदुस्तान की, और अहमदाबाद को कभी कभार नाम दिया जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। पहली बात, सिर्फ इन ही सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट क्यों हो गई? पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन तीन सिटीज़ में, यानी बंगाल यानी कलकत्ता, दैट मीन्स बंगाल, बॉम्बे एंड अहमदाबाद, तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये इंडस्ट्रीज़ या मिल्स या फैक्ट्रीज़ बनाई? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर मैं आपको बोलूँगा जिसने हेल्प किया इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में, दैट वाज कॉलोनियल रूल। अब ये कैसे हुआ? As you know, the colonialism started in Bengal and then separate to different parts of India. So when we say Bengal, it means eastern part of India, क्योंकि जो बंगाल है वो ईस्ट में पड़ता है। तो सबसे पहले जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ वो ईस्टर्न पार्ट में स्टार्ट हुआ, फैलते फैलते नॉर्थ में पहुंच गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम साउथ में, लेकिन काफ़ी टाइम लगा इसको वेस्ट में पहुंचने में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यानी ईस्ट में जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ तो एक्सप्लॉयटेशन लार्ज स्केल पे हो गई। एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ अर्ली कॉलोनियलिज्म, लेकिन वेस्टर्न पार्ट लेट आ गया ब्रिटिश कंट्रोल में। दैट्स वाई तब तक कुछ बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स थे, मनी लेंडर्स थे, ब्रोकर्स थे, उन्होंने अपना पैसा बहुत कमाया था। अब ये पैसा कैसा कमाया था ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बात, जो ये तीन इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, बॉम्बे,
कलकत्ता एंड अहमदाबाद। अब देखते हैं इनमें जो बिजनेस करने वाले लोग थे वो भी हम देखेंगे। बॉम्बे जो कि कॉलोनियल रूल के अंडर इस्टेब्लिश हो गई, या यूँ कहेंगे वो ब्रिटिश रूल में ही इमर्ज हो गई, और 7 आइलैंड्स की ये सिटी थी जो बाद में एक हो गया, एक आइलैंड बन गया और इस तरह से एक सिटी इमर्ज हो गई। बॉम्बे में कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की? तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। Industries were set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who they were. So you can see here some of the traders, merchants, or we can say their name is given. That is in Bengal, Dwarkanath Tagore, and also later on we will discuss about Birlas and Hukumchand, whosoever they were, we will discuss about these. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 3 इंडस्ट्रियल सिटीज़ का नाम लिया, कलकत्ता, बॉम्बे एंड अहमदाबाद। देखते हैं इनमें कौन सबसे पहले आए। बात करते हैं सबसे पहले हम बॉम्बे की। बॉम्बे जिसको हम आज फिल्मी सिटी कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज इंडस्ट्रियल सिटी। तो किस तरह से ये सिटी इमर्ज हो गई एज इंडस्ट्रियल सिटी। बॉम्बे में जिन हिंदुस्तानियों ने इंडस्ट्री सेटअप की, दीज वर पारसीज। पारसी हम बोलते हैं जोरस्टेरियंस को। जोरस्टेरियंस यानी फायर वॉर्शिपर्स, सन वॉर्शिपर्स, जो सन की वर्शिप करते हैं। तो पारसीज वो लोग थे जिन्होंने बॉम्बे में अपनी सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ बनाई। कैसे बनाई देखते हैं। जो पारसीज हैं वो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से आ गए और बॉम्बे में रहने लगी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज पारसीज इट वाज वेरी मच फ्रेंडली। यानी पारसीज के साथ ब्रिटिशर्स की जो रिलेशंस थी वो काफ़ी स्टेबल थी। रीज़न 1, इन लोगों का जो रिलीजन था वो हिंदुइज़्म नहीं था। दूसरा, ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट समझे जाते थे लैंग्वेज के मामले में। लैंग्वेज का मतलब क्या है? दे वर नोइंग मोर देन 2 लैंग्वेजेस। तो इसीलिए इनको बॉम्बे में नाम दिया जाता था दो बाशी। दो मीन्स 2, बाशी मीन्स लैंग्वेजेस। यानी इनको कम से कम 2 लैंग्वेजेस आती थी, एक इंग्लिश और दूसरी वो लैंग्वेज जो वहाँ पे कॉमन हुआ करती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हिंदुस्तानियों की बहुत सी लैंग्वेज आती थी। जैसे अगर ये बॉम्बे में रहते थे तो इनको एक तो हिंदी भी आती थी, दूसरे ये मुस्लिम्स के साथ भी उर्दू में भी बात कर पाते थे। फ्रेंच लैंग्वेज इनको आती थी, डच की लैंग्वेज इनको आती थी, यानी मोर देन 2 लैंग्वेज इनको आती थी। इससे क्या फ़ायदा था? इससे फ़ायदा था उन इंग्लिश या हम कहेंगे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मदद मिलती थी जिनको किसी से कोई रॉ मटेरियल या कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था, तो ये बीच में काम करते थे। इट मीन्स they became as a link between the Britishers and the Indians। यानी बीच में बात करना कि ये क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। एक फ़ायदा ये था, दो भाषी, तो ये बहुत क्लोज थे ब्रिटिशर्स के। ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिशियल्स थे या फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे। एज़ यू नो 19th सेंचुरी में यानी 1850s में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, ब्रिटेन के जो बिजनेसमैन थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बनाई ताकि वो हिंदुस्तान का ही रॉ मटेरियल, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान का लेबर फोर्स और बाद में हिंदुस्तान का मार्केट यूज़ करेंगे हिंदुस्तान में ही। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में वो करने लगे, अपने पैसे यहाँ पे लगाने लगे और इंडस्ट्रीज़ बनती गई।
तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हिंदुस्तान में बनाई गई, ब्रिटिशर्स ने बनाई, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। और ओबियसली वो रॉ मटेरियल जो है रिमोट एरिया से लाया जाता था, या हम कहेंगे विलेज से, कंट्री साइड से। मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री है, इसके लिए कॉटन की ज़रूरत है, तो ये कॉटन विलेज से लाया जाता था। और दूसरा, जब ये कन्वर्ट हो जाता था फिनिश्ड गुड्स में इन इंडस्ट्रीज़ में, फिर उसके लिए मार्केट की ज़रूरत थी, तो उन्हीं एरियाज़ में ये बेचा जाता था। तो रॉ मटेरियल खरीदने का काम और फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचने का काम ये पारसीज करने लगे। सो दीज वर द जूनियर्स इन दिस बिजनेस। दे एक्टेड एज अ जूनियर्स, दे एक्टेड एज द ब्रोकर्स। ब्रोकर हम बोलते हैं दलाल को। तो दूसरा, हम पहला हमने देखा दो भाषी, यानी इनको लैंग्वेज आती थी, ट्रांसलेशन इनको आती थी अच्छे से। दूसरा, ये ब्रोकर्स का काम करते थे। तीसरा, ये अपने हिंदुस्तानियों को, या हम कहेंगे जो बॉम्बे में उस वक्त रहने वाले लोग थे, जिनको पैसे की ज़रूरत होती थी, ये इंटरेस्ट पे देते थे, क्योंकि ये सूद पे ज़्यादा, सूद का बिज़नेस ज़्यादा करते हैं पारसीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सूद पे पैसा दिया करते थे। तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड ये सूद के ज़रिए कितना पैसा कमाएंगे। तो हो गए 3 फैक्टर्स। चौथा फैक्टर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनको लॉयल समझती थी, और ये थे भी लॉयल। ये मैं एग्जांपल दूंगा। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के दौरान सबसे ज़्यादा लॉयल कम्युनिटी जो कौम थी, वो थी पारसीज की। यानी इन्होंने ब्रिटिशर्स को कंप्लीट हेल्प की, कंप्लीट सपोर्ट किया रिवोल्ट को सप्रेस करने में। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको समझती थी लॉयल सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिनड, सिविलाइज्ड। और एक बात, ये सबसे पहले एजुकेटर्स थे, इन्हीं को सबसे पहले एजुकेशन मिली। तो या यूँ कहेंगे, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन ली, ताकि ये ब्रिटिश के बहुत नज़दीक रहें। तो ये फैक्टर। और एक फैक्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, क्लॉथिंग के बारे में, या क्रिकेट गेम, स्टोरी ऑफ क्रिकेट जो आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि पारसीज और ब्रिटिशर्स के बीच में कितनी लिंक्स थी। किस तरह से जो पहले स्टेडियम्स, पहले जो क्रिकेट्स ऑर्गेनाइज किए गए हिंदुस्तान में, वो पारसीज ने किए। क्रिकेट क्लब्स बनाए गए तो इन्होंने ही बनाए। इससे पता चलता है कि दीज पारसीज वर वेरी मच क्लोज टू द ब्रिटिशर्स। अब देखिए, एक दो भाषा, दूसरा लॉयल्टी, तीसरा बिजनेस में पार्टिसिपेट, चौथा ब्रोकर सिस्टम, पांचवा इनको हर एक मार्केट के बारे में पता था, जहाँ से जो खरीदना है रॉ मटेरियल वो भी पता था कहाँ पे है, और उनके साथ कैसे बात करनी ये भी पता था, रेट कैसे फिक्स करनी ये भी सब पता था। तो इस बीच में इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया। तो पारसीज का और एक फ़ायदा था। देखिए डियर, ब्रिटिशर्स ने चाइना के साथ, चाइना, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड था। ये ट्रायंगुलर ट्रेड आप समझने की कोशिश करेंगे। चाइना में टी निकलती है, टी, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उस टाइम पे निकलती थी, टी, चाय। लेकिन वो चाय खरीदना चाइना से इतना आसान नहीं था, या यूं कहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाय खरीदना चाहती थी चाइना से, लेकिन चाइना वाले बेचने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो बेचते तो वो किसके अगेंस्ट बेचते, यानी वो वापस क्या लेते, पैसों की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। तो फिर कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो उनको दी जाए और वहाँ से चाय ली जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक तरह की जिसको हम कहते हैं एडिक्शन, आदत डाल दी वहाँ पे। वो आदत क्या थी, ओपियम पीना। तो उन्होंने चाइना में चाइना के लोगों को ओपियम की आदत डाल दी। जैसे जैसे ओपियम की आदत बढ़ती गई, वैसे वैसे चाइना के लोग ब्रिटिशर्स से क्या खरीदने लगे, ओपियम। तो वो ओपियम कहाँ से लाने लगे, इंडिया से। तो इस चीज़ को समझेंगे। इंडिया से ओपियम खरीदा ब्रिटिशर्स ने, चाइना में बेचा, चाइना में बेचा, आगे वहाँ से लाई चाय, और ओबियसली वो भेजी इंग्लैंड। इस तरह से ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल बनता है। हम ऐसे समझेंगे, ब्रिटेन टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, चाइना टू इंग्लैंड। यस, वंस अगेन, इंग्लैंड टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, चाइना टू इंग्लैंड। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड था। इस ट्रेड में जो प्लेयर्स थे, जिनको ये काम अच्छे से आता था, ये जी पारसीज थे। पारसीज इसमें ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प करते थे और खुद भी कमाते थे। तो यूँ कहेंगे, यही पारसीज थे जो चाइना से, चाइना वालों को ओपियम बेचते थे और वहाँ से चाय लाते थे, फिर इस चाय को बेचते थे इंग्लैंड में।
तो इस तरह से यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारा अर्न किया। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो सबसे पहले बॉम्बे में जो फैक्ट्रीज़ या मिल्स बनी, कॉटन मिल्स बनी, वो इन्हीं लोगों ने बनाई। अब देखते हैं कैसे बनाई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये बहुत क्लोज थे ब्रिटिशर्स के, तो इनके पास पैसा आ गया, तो इन्होंने सीखा भी मिल कैसे बनाई जाती है, वर्कर से काम कैसे लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, प्रॉफिट कैसे बनता है। रॉ मटेरियल इनके कंट्रोल में था क्योंकि इन्हें पता था रॉ मटेरियल कहाँ पे बिकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे बेचेंगे, ये सब सीखा। तो छोटी छोटी मिल्स बनाई और बढ़ते बढ़ते ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती गई और एक टाइम पे बिजनेस बढ़ता गया। तो दूसरी और इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ पारसीज ने, उन्होंने आ, वो मिल्स खरीदी, वो मिल्स खरीदी जो ब्रिटिशर्स ने क्लोज की। देखिए डियर, जब जैसे जैसे 1920s में, या हम कहेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, यानी 1914 से लेकर 1945 के बीच में, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे ब्रिटेन के, जिन्होंने हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ बनाई थी प्रॉफिट कमाने के लिए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद की क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन थी वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो पारसीज़ ने जैसे तैसे करके ये पैसा जो उनके पास था उन्होंने ख़रीद ली, और जैसे ही ख़रीद ली उन्होंने वर्ल्ड वार सेकंड के बाद फिर स्टार्ट की, कुछ लोगों ने पहले ही स्टार्ट की। तो इस तरह से ये भी एक तरीका था बॉम्बे में इंडस्ट्रीज़ बनाने का। क्लियर? तो बॉम्बे में हमने देखा दीज वर द पारसीज हु एस्टैब्लिश्ड द अर्लीस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड दे बिकेम द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ आपको ये क्लियर समझ आएगा अब कि पारसीज ने कैसे स्टार्ट किया बिजनेस अपना, इंडस्ट्रीज अपनी बॉम्बे में। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारे पास है वो है कलकत्ता। जी, कलकत्ता जो कि बंगाल में है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है, यहाँ भी इसी तरह की कुछ हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कलकत्ता की। तो कलकत्ता में क्या हो गया, कलकत्ता में एक बिजनेस कम्युनिटी थी जिनको कहते थे मरवारीज। इनको मरवारीज क्यों कहते हैं? पहला सवाल, मरवारीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान के एक रीजन जिसको मरवार कहते हैं, जो मुगल्स के टाइम पे उनके कंट्रोल में था, मरवार। मरवार एक रीजन है राजस्थान में, और जो वहाँ के लोग हैं दे आर कॉल्ड मरवारीज। जिस तरह से हमको कहते हैं कश्मीरीज, या जिस तरह से पंजाब के रहने वाले को पंजाबीज कहते हैं, या बाकी जो भी रीजनल है दे आर गिवन नेम। तो इस तरह से मरवारीज वो लोग हैं जो मरवार में रहते थे राजस्थान में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मरवारीज ब्रिटिश रूल से पहले पहले की बात है। ये मरवारीज दो तरह का काम अक्सर करते थे। एज यू नो, जो राजस्थान एरिया है वो डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया है, यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो इस वजह से क्या ये करते थे, ये ज़्यादातर डिपेंड होते थे अपने जिनको हम कहते हैं लाइव स्टॉक को। लाइव स्टॉक पालना, एक जगह से दूसरी ले जाना, जगह ले जाना, उनको बेचना। तो ये मोमेंट्स में रहा करते थे, और इसी तरह से अपनी जो ये प्रोडक्ट्स निकालते थे, जैसे वूल निकालना, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स, या अपने एनिमल्स को बेचना, ये काम इनको अच्छे से आता था और इस तरह से अर्न करते रहते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है उनकी लाइफ इफ़ेक्ट की, वो आप पेस्टोरलिस्ट में पढ़ चुके हैं, पेस्टोरलिस्ट्स इन मॉडर्न इंडिया 9th में पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे पेस्टोरलिस्ट्स की ये लाइफ इफ़ेक्ट होने लगी, तो ये लोग अपनी इन लैंड्स को छोड़कर भाग गए। तो 19th सेंचुरी में जब ये अपनी होमलैंड्स को छोड़कर भाग गए, ये मरवारीज, द पीपल ऑफ मरवार रीजन इन राजस्थान, तो दे बिगेन टू सेटल इन, शाबाश, कलकत्ता। कलकत्ता जो कि उस टाइम पे काफ़ी मशहूर सिटी थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ पे जो कैपिटल सिटी थी ब्रिटिश इंडिया की वो कलकत्ता ही थी उस टाइम पे। तो ये लोग काम की तलाश में उस रीजन में चले गए।
सो ये काफ़ी मशहूर थे। मैंने पहले ही कहा ट्रेडिंग में इनको पता था ट्रेड कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ कैसे बेची जाती थी, बेचने खरीदने का काम इन्हें अच्छा पता था। तो ये वहाँ पे सेटल होने लगे कलकत्ता में। तो इस तरह से छोटे मोटे ट्रेड में ये एंगेज होने लगे। तो मरवारीज़ का ये जो ट्रेडिंग सिस्टम था ये एज जूनियर्स हो गया। देखिए इन्होंने कौन कौन से काम किए। दे बिकेम ब्रोकर्स, यानी एक से ख़रीदना दूसरे को बेचना, बीच में जो मुनाफा मिले वो। दे वर आल्सो स्मॉल ट्रेडर्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तीसरा, इन मरवारीज ने और क्या काम किया, दे बिकेम व्हाट वी कैन से दे क्लर्क्स। क्लर्क समझते हैं, यानी किसी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री में क्लर्कल काम करना, वहाँ पे हिसाब रखना, क्योंकि ये भी काफ़ी एडवांस्ड थे एजुकेशन सेक्टर में एट द टाइम। इन वी कैन से दे वर वेल नोन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इन्हें अच्छे से पता था कि किस तरह से मैनेज करना है। तो ये भी ब्रिटिशर्स के बहुत क्लोज थे, काफ़ी क्लोज रहे। लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। वो क्या डिस्क्रिमिनेशन थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल वी कैन से वर द हिंदूज, और दीज वर द पीपल हु फॉलोड द हिंदुज़म। और बाद में मुस्लिम्स भी उस रीजन में आने लगे, बाद में और बुद्धिस्ट्स और जैन्स भी उस रीजन में आने लगे, आई मीन से कलकत्ता में आने लगे। तो फ़िलहाल मरवारिस की बात हो रही है। तो मरवारिस ने इसी ट्रेड, ब्रोकर, बैंकर सिस्टम में ये पैसा कमाया। और इनका एक तरीका था, ये भी सूद पे पैसा दिया करते थे। और हिस्टोरिकल रिसर्च के मुताबिक जो ये मरवारीज थे, ये अपने इन जो इनके को रिलिजियसनेस थे, आई मीन टू से जो इनके अपने मज़हब के लोग थे, या जो हिंदुस्तान के खुद के हिंदुस्तान के ही लोग इनके आसपास रहते थे, जो इनसे कर्ज़ा लेते थे, उन पे ये इंटरेस्ट बहुत कम लेते थे। इंटरेस्ट किस हिसाब से कम? ब्रिटिशर्स के हिसाब से। यानी जो ब्रिटिश बैंकर्स थे, जो ब्रिटिश मनी लेंडर्स थे, जो ब्रिटिश के एजेंसीज पैसा उस वक्त देती थी, या हम कहेंगे जो मॉडर्न बैंक्स आज है, उस तरह के बैंक्स जब हिंदुस्तान में इमर्ज हो गई ब्रिटिश रूल के अंडर, ब्रिटिश कंट्रोल में, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और बहुत कम इंटरेस्ट देते थे। ये उल्टा करने लगे, ये बहुत कम इंटरेस्ट लेने लगे और बहुत अच्छा इंटरेस्ट देने लगे। इस वजह से हिंदुस्तान के ज़्यादातर जो कलकत्ता में रहने वाले लोग थे, जो अपना पैसा डिपॉज़िट करना चाहते थे, वो इनके पास अपना पैसा डिपॉज़िट रखते थे। और कुछ लोग तो सालों के लिए, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 साल के लिए इनके पास पैसा रखते थे। और यही वो पैसा था जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन मरवारीज़ ने अपने बिज़नेस में यूज़ किया। तो दूसरा, उनको काफ़ी जानकारी थी, या यूँ कहेंगे उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था चाइना के ट्रायंगुलर ट्रेड में। जिस तरह पारसीज़ के बारे में आपने पढ़ा, दे वर एंगेज्ड इन ट्रायंगुलर ट्रेड, सिमिलर